बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण के बारे में बताया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज में वो आपको बता रहा हूँ। बच्चों, आप दिमाग में कॉन्सेप्ट लाइए फ्रेम। आप लोग जानते होंगे, जैसे घर में तस्वीरें टंगी होती हैं, तस्वीर में शीशा होता है, शीशे के पीछे तस्वीर होती है। तो अगर उसको खाली कर दिया जाए, यानी एक फ्रेम आपने देखा होगा, इस टाइप से फ्रेम होता है। तो फ्लक्स, पहले यहाँ पर फ्लक्स क्लियर कर देते हैं। वैद्युत फ्लक्स की बात में हम बात करेंगे। पहले फ्लक्स को क्लियर करते हैं कि फ्लक्स क्या है ये। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी नदी में जल बह रहा है, किसी नदी में जल प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है। तो बच्चों, अगर इस फ्रेम को, जो जिस फ्रेम के बारे में मैंने बताया, किसी तस्वीर का फ्रेम है या किसी तार का फ्रेम बना लिया जाए और उसको इस जल में ऐसे रखा जाए नदी में, तो कुछ जल की मात्रा इसको पार करके जाएगी इस फ्रेम में। तो प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में जो जल की मात्रा इस फ्रेम को पार करके जाती है, उसे हम कहते हैं जल का फ्लक्स। मेरे ख्याल से आप फ्लक्स कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे। फिर से ध्यान दीजिए, कोई तार का फ्रेम हो, उसको किसी जल की धारा में लाया जाएगा, तो जो जल उस फ्रेम से 1 सेकंड में प्रवाहित होकर के जाएगा, उसी को हम कहते हैं जल का फ्लक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक यही कॉन्सेप्ट आप ले आइए वैद्युत फ्लक्स में। बच्चों, आप जानते हैं, जैसे किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, समदूरस्थ होती है, तब उसको हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। और जब समदूरस्थ ना हो, असमांतर हो, यानी समांतर एक दूसरे के ना हो, तो वहां पर असमान वैद्युत क्षेत्र होता है। तो मान लीजिए बच्चों, ये कोई असमान वैद्युत क्षेत्र है। आप देख रहे हैं, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बराबर दूरी पर नहीं है और समांतर नहीं है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये प्रदर्शित कर रही हैं असमान वैद्युत क्षेत्र को। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, असमान वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल ई मैंने लिख दिया, वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन कैपिटल ई की वैल्यू हर स्थान पर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें मान लीजिए इसके रास्ते में एक पृष्ठ आ जाता है और पृष्ठ इरेगुलर है। इरेगुलर से तात्पर्य निश्चित आकृति का नहीं है, ना वर्गाकार है ना आयताकार है, लेकिन एक फ्रेम है अनियमित आकृति का, इरेगुलर साइज है इसका। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल मान लीजिए कैपिटल ए है। पूरा एरिया इसका जो इस फ्रेम से कवर हो रहा है वो कैपिटल ए है। इसी के एक सूक्ष्म भाग की बात करते हैं। तो इस सूक्ष्म भाग का पूरा क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो पूरे छोटे भाग का क्षेत्रफल कैपिटल डी ए मान लीजिए। डी ए हो जाएगा क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बता भी दिया हूँ। तो क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है और परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक सूक्ष्म भाग हमने ले लिया। अब चूंकि प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है बच्चों, तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए इधर है, कैपिटल ई है, और उसकी दिशा देखिए, आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से मुड़ रहा है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैपिटल ई इधर हो जाएगी। तो इनके बीच कोण बन रहा है थीटा। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि फ्रेम को जल की धारा में रखा गया, तो प्रति सेकंड जल निकलने वाले जल की मात्रा को ही हम जल का फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसे ही जब कोई वैद्युत क्षेत्र हो, तो उसको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसके सामने कोई फ्रेम लाया जाए या कोई पृष्ठ लेकर के आया जाए,
तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे निर्गत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं बच्चों फाई ई से। ये वैद्युत फ्लक्स का प्रतीक है। तो यहाँ पर हम पूरे पृष्ठ की बात न करके एक सूक्ष्म भाग यानी स्मॉल एलिमेंट डीए की बात करते हैं, जिसका वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर ई है और क्षेत्रफल वेक्टर डीए है और दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई होगा और वो प्राप्त होता है ई डॉट डीए से। तो डी फाई ई इक्वल टू, ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता है, ई डी ए, दोनों का परिमाण और बीच के कोण की कोज्या का गुणनफल, ये ई डॉट डीए हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों वैद्युत फ्लक्स निकल तो रहा है इस पूरे पृष्ठ से, लेकिन हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव की बात की जिससे निकलने वाला कितना होगा, ई डॉट डीए। अब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का समाकलन कर देंगे, यानी ए के सापेक्ष ई डॉट डीए। ध्यान देना, डी फाई ई जो वैद्युत फ्लक्स है उसका एक छोटा सा भाग है। तो जब इसका हम समाकलन कर देंगे पूरे पृष्ठ के सापेक्ष तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ए ई बी ए cos थीटा, तो ई cos थीटा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डी ए का और किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, जिसे डी ए एक छोटा सा भाग है, तो जब इसका समाकलन करेंगे ए के सापेक्ष तो हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो ई cos थीटा इंटू कैपिटल ए, यानी ई ए cos थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया बच्चों। अब इसी को थोड़ा और देखते हैं। वीडियो पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, फाई ई का फार्मूला क्या आया, ई ए cos थीटा। देखा आपने बच्चों, आज गर्मी बहुत है, क्या किया जाए। देखिए एक फिर मैं करती हूँ, पूछ लूँ। देखिए बच्चों, फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा हो जाएगा। तो फाई ई को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ई डॉट ई। तो एक बार मैं फिर से परिभाषा इसकी मैं फिर से कनेक्ट कर देता हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिससे निर्गत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू हमें इस फार्मूले से प्राप्त हो जाती है, ई डॉट। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं बच्चों। नंबर 1, देखिए इस फिगर को हम मिटाते हैं और फिर से एक फिगर बनाएंगे। देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में बनाएंगे। ये समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हमने एक समतल पृष्ठ रख दिया है, जो ये समतल पृष्ठ है वो क्षेत्र के लंबवत है। तो आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल वेक्टर इसका होगा बच्चों इधर हो जाएगा, ए का। तो आप देखिए कि कैपिटल ई भी इसी दिशा में हो जाएगा। तो कैपिटल ई और ए एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। क्या हो जाएगा, ई ए cos 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तब उस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है।
तो यहाँ पर क्यों अधिकतम हो रहा है, क्योंकि ई और ई एक दूसरे के बीच में कोण कितना है, 0 है, तो cos 0 वैल्यू 1 होती है, इसलिए फाई की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। अब देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखिएगा, मैंने फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखा दिया। अब जो पृष्ठ रखा हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर बच्चों आप जानते हैं पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो दोनों के बीच कोण हो जाएगा 90 अंश। तो सेकेंड केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 अंश। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ समांतर है, तो समांतर से तात्पर्य आप 0 अंश नहीं लेंगे, समांतर है तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर उसके लंबवत पड़ेगा, तो इसलिए थीटा बराबर 90 अंश। तो फाई ई इक्वल टू कितना जाएगा, ई ए cos 90 की वैल्यू 0 होती तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पड़ जाता है, इस कारण उससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो इस आधार पर बच्चों आप इतना समझ गए, तो इसके आगे देखिए। फाई ई का फार्मूला आ गया बच्चों, ई ए cos थीटा, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर इसका हम मात्रक निकालते हैं, जानते हैं ना भौतिक विज्ञान में प्रत्येक भौतिक राशियों का हमें मात्रक और विनिमय सूत्र पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर हम मात्रक निकालते हैं। फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा, तो फाई ई का मात्रक बच्चों क्या जाएगा, कैपिटल ई का होता है न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, cos थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसका मात्रक नहीं होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब फाई ई का विनिमय सूत्र निकाल देते हैं बच्चों। फाई का विनिमय सूत्र देखिए, ऊपर वाले सूत्र में न्यूटन बल है तो बल का विनिमय सूत्र होता है mLT - 2, m यानी L2 क्षेत्रफल है बटा कूलम का जानते हैं AT होता है, तो इसका विनिमय सूत्र आ जाएगा m L2 और L यहाँ पर है L3 और T - 2, T नीचे से ऊपर जाएगा -3 A - 1। तो बच्चों ये हो गया विनिमय सूत्र। तो आज का टॉपिक बच्चों वैद्युत फ्लक्स है, थोड़ा वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लें। प्यारे बच्चों, गाउस की प्रमेय में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला भी आप लोगों ने देखी, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ वह पृष्ठ प्यारे बच्चों, गाउस की प्रमेय वाले चैप्टर में आपने वैद्युत फ्लक्स के बारे में जान लिया। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों ने देख लिया, ई डॉट डी आता है, ए के सापेक्ष इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा बात करते हैं बंद पृष्ठ की। जैसे आप लोगों ने देखा समतल पृष्ठ होता है, वह किसी मेज की सतह होती है, किसी कमरे का फर्श होता है, वो एक समतल होता है। यहाँ पर हम वो समतल पृष्ठ हैं, यहाँ पर हम बंद पृष्ठ की बात करते हैं, यानी ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो। तो ऐसे बंद पृष्ठ के उदाहरण होते हैं जैसे गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब बंद पृष्ठ होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि किसी वैद्युत क्षेत्र में जब किसी पृष्ठ को रख दिया जाता है तो उस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ का जब समाकलन करेंगे उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का, तो हमें उसे पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तब उसको यहाँ पर हम इस तरीके से सिंबल बना देते हैं, इसको कहते हैं बच्चों संपूर्ण समाकलन, यानी होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके बच्चों।